नमस्कार दोस्तों। आज आपका परिचय एक ऐसे व्यक्तित्व से कराने जा रहा हूँ, एक ऐसी अद्भुत प्रतिभा से करवाने जा रहा हूँ जो एक गांव की पृष्ठभूमि से निकलकर पूरे राजस्थान में अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता, अपनी मेहनत, अपनी कड़ी तपस्या से झंडे गाड़ दिए हैं। पूरे राजस्थान में अपने गांव का नाम रोशन किया है, अपने समाज का नाम रोशन किया है और एक विद्यार्थी के जीवन को जो सब स्टडी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनका नाम रोशन किया और उनके पथ प्रदर्शक बने। ये आज हमारे साथ हैं परमेश्वर भाई साहब, जो अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं। ये ऐसे मान लीजिए एक अपने मेहनत से, लगन से, अपनी विद्वता से इतने मुकाम हासिल किए, इतने एग्ज़ामों में इन्होंने सफलताएं हासिल की है कि मैं अगर गिनाने बैठ जाऊं, मैंने अभी इनके जो सफलताएं वो एक कागज़ में लिखी थी और वो पूरा कागज़ उन सफलताओं से ही भर गया था। चलिए मैं बताता हूँ इन्होंने कौन कौन सी सफलताएं हासिल की। सबसे पहले इन्होंने सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम दिया था 2014 का, और उस समय शायद पोस्टें 2000 के करीब थी और उसमें इन्होंने 728वीं रैंक हासिल की थी। लेकिन उस समय इनकी बीएड चल रही थी, इस कारण उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई, तो फिर भी ये हतोत्साहित नहीं हुए। फिर इन्होंने जूनियर अकाउंटेंट का पेपर दिया था जो 2013-14 का था, उसमें सिलेक्टेड हुए। उसके बाद में पटवार भर्ती 2015 में सिलेक्टेड हुए और पोस्टिंग दी गई थी चित्तौड़गढ़। लेकिन इनका एक एग्ज़ाम में और हो गया था सिलेक्शन, जो है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट और ग्राम सेवक का। इस कारण उन्होंने वो पटवारी की जॉब थी वो ज्वाइन नहीं की थी, और जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट एंड ग्राम सेवक है वो जो 2015-16 की भर्ती है उसमें इन्होंने ज्वाइनिंग दी थी। और ज्वाइनिंग जोधपुर उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। उसके बाद में इन्होंने लेब असिस्टेंट एग्ज़ाम 2016 का पेपर दिया था और उसमें भी ये सिलेक्टेड हुए थे और सुजानगढ़ इनको पोस्टिंग मिली थी। लेकिन उसमें भी इन्होंने इसलिए ज्वाइन नहीं की क्योंकि उसमें प्रोबेशन चल रहा था और आगे के एग्ज़ाम में भी इनको सेकंड ग्रेड में सफलता मिल रही थी। इसलिए इन्होंने सोचा कि किसी अन्य विद्यार्थी की सीट न जाए, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं करवाया। उसके बाद में इन्होंने रीट एग्ज़ाम 2015 में 125 मार्क्स लेके आए और पूरे राजस्थान में 15वीं रैंक हासिल की है। और उसके बाद में वो साइंस मैथ का उस समय केस चल रहा था, इस कारण उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई और तुरंत ही इन्होंने सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2016 दिया और उसमें पूरे राजस्थान में विज्ञान विषय से सेकंड रैंक हासिल की है। उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड 2018 का एग्ज़ाम दिया है, उसमें उन्होंने पूरे राजस्थान में अपनी मेहनत के दम पर एक मतलब साधारण परिवार से निकल के, एक साधारण गांव से निकल के, जहाँ पर गांव में हम देखते हैं इतना प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, खुद सेल्फ स्टडी करके पूरे राजस्थान में सेकंड रैंक लेके आए हैं बायोलॉजी विषय से। और अभी कॉलेज लेक्चरर 2020 भी दिया है और वो भी इनका अच्छा गया है। इसके अलावा इन्होंने केवी का, एनवीएस का भी एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें भी इनके एक बार 3rd रैंक आई थी, एक बार 7th रैंक आई थी। वो एग्ज़ाम इन्होंने इसलिए दिए कि ताकि अपनी योग्यता को बार बार ये परखते रहते हैं। तो लेकिन ये पारिवारिक अपने राजस्थान को छोड़ना नहीं चाहते, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को छोड़ना नहीं चाहते, अपने गांव को नहीं छोड़ना चाहते। तो ये सोच रहे हैं कि अगर उसमें पोस्टिंग शायद बाहर भी मिल जाए, बाहर ये जाना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने वो चीज़ें इंटरव्यू भी नहीं दिया ताकि कोई और पोस्ट भी नुकसान ना हो किसी का। तो मुझे लगता है कि लगभग आधा वीडियो तो इसी में चला जाएगा, इनकी प्रतिभाएं बताने में, इनकी योग्यताएं बताने में, इनकी सफलताएं बताने में। तो आज ये मेरे लिए गर्व का विषय है, आपके लिए गर्व का विषय है और बहुत कुछ सीखने मिलेगा इनसे। सबसे पहले तो भाई साहब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इतने एग्ज़ाम में सफलता का राज क्या है? इतने एग्ज़ाम में सफल होना, इस वजह से कोई जड़ी बूटी है क्या, कोई बूटी है क्या, किस तरीके से? नमस्ते दोस्तों। देखो, ये सफलताएं हैं वो एक दिन के दम पे हासिल नहीं की गई है। थोड़ी आवाज़। मेरी इस पढ़ाई में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रही है वो है कंटिन्यूटी। आप यदि पढ़ाई में निरंतरता रखते हो और आपकी जो सोच है वो सिर्फ एग्ज़ाम फाइट करने की नहीं होनी चाहिए, आपकी होनी चाहिए ज्ञान, नॉलेज कितना है आपके पास। यदि आपके पास नॉलेज है, एग्ज़ाम में अपने आप फाइट होती जाएगी। हर बार अपन कुछ ना कुछ नया सीख लेते हैं,
हर बार कुछ ना कुछ ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं और वो हर भर्ती में काम आता है, क्योंकि हर भर्ती का सिलेबस वही चीज़ें हैं। तो हमें ऐसे एक भर्ती को पर्टिकुलर भर्ती लेके तैयारी ना करके, यदि अपन रेगुलर चाहे कुछ भी हो जाए, रोज़ यदि अपन पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो संचित ज्ञान है वो हर भर्ती में काम आ जाता है। इसलिए आपको ध्यान में पहली चीज़, यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इस एग्ज़ाम में पास हो जाऊँ, ठीक है मेरा हो गया। आप कंटिन्यूटी रखो, नॉलेज होगा। बिना तैयारी के भी आप महीने 2 महीने में आप एग्ज़ाम दो लगे तो नॉलेज है तो आराम से आप पास हो जाओगे, इसमें कोई दौरा नहीं है। लेकिन आपकी पहली चीज़ सफलता के लिए कंटिन्यूटी तो बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई में यही सबसे बेस्ट चीज़ है। न आपको 10 घंटा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, न 15 घंटा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आप एक दिन भी बीच में कंटिन्यूटी तोड़ते हो ना, वो आपके लिए नुकसानदायक होती है। मतलब आप कंटिन्यूटी रखो। आपके मतलब सफलता का सबसे बड़ी ये संजीवनी निरंतरता है। बिल्कुल कंटिन्यूटी, एकदम निरंतरता रखोगे तभी आप सफल होगे। ऐसे नहीं 5 दिन दोस्त की शादी आ गई, चलो वो अटेंड करनी अच्छी चीज़ है, लेकिन ऐसा ज़रूरी थोड़ी आप दिन रात शादी में ही लगे रहो। 2-3 घंटे निकाल लो, बस बहुत है। अपने घर पे शादी आती है, अपने पे जिम्मेदारी होती है, तब अपना काम होता है कि अपन पढ़ाई नहीं कर पाते। लेकिन दोस्त है, पड़ोसी है, गांव में है, शादियां होती रहती है या फिर और फंक्शन होते हैं, आप उनमें भी 2 घंटे आराम से निकाल सकते हो। सुबह निकाल सकते हो, सोते वक्त निकाल सकते हो। कंटिन्यूटी रखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब ऐसा आपके सामने चाहे कोई एग्ज़ाम हो चाहे ना हो, बिल्कुल आप निरंतर पढ़ते रहोगे। हाँ, एग्ज़ाम से लेना देना नहीं है। एग्ज़ाम करवाना गवर्नमेंट का काम है, अपना काम क्या है? पढ़ना। और अपन गवर्नमेंट को दोष देते रहते हैं कि एग्ज़ाम होगी, भर्ती नहीं निकाल रहे हैं, भर्ती आगे खिसका रहे हैं। ये गवर्नमेंट का काम है, अपना काम पे ध्यान लगाओ। आपका काम है पढ़ना, गवर्नमेंट भर्ती करवा भी देगी, लेकिन आप फिर खुद गलती करते हो। गवर्नमेंट भर्ती करवा देगी, 2 बार कैंसिल करेगी, फिर भी हो जाएगी, लेकिन आप पहले तो ध्यान उस भर्ती रद्द हुई उस पर लगा रहते हो और फिर अपनी कमजोरी रह जाती है, इसलिए सेलेक्ट नहीं हो पाते। फिर दोष सिर्फ हमारा होता है, लेकिन इसलिए उस पर ध्यान मत दो आप। लेकिन अगर आपने सामने कोई विज्ञप्ति नहीं है तो फिर वो मोटिवेशन कैसे आता है कि मैं तैयारी करता रहूँ? क्योंकि अपने कुछ वो नियम भी है, साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं कि भाई अपने को कुछ दिखना चाहिए, उद्दीपन होना चाहिए। उसके अलावा भी अपन वैसे कंटिन्यूटी, ये मतलब कौन सी चीज़ है आपके पास है कि जो आपको ये निरंतरता बनाए रखने के लिए जोड़ रही है? आपको हर बार निरंतर कैसे? देखो दोस्तों, यदि आप पहली बार एग्ज़ाम दिया है, उसमें आप सक्सेस नहीं हुए या हो गए हैं, ठीक है, यदि सक्सेस नहीं हुआ तो कुछ तो कमजोरियाँ नहीं होगी। जब भर्ती नहीं आ रही है तो उसको रिकवर करो ना जल्दी से जल्दी, तब वो फ़ायदा मिलेगा अगली भर्ती में। क्योंकि आजकल तो देख रहे हो हर टाइम विज्ञप्ति रहती है कोई भर्ती की, तो भी आप यदि पर्टिकुलर उसकी तैयारी नहीं करना चाहते, फिर भी आप अपना सब्जेक्ट रिवाइज भी कर सकते हो। इसके अलावा जो चीज़ें आपकी कमज़ोर है, हर बार नई कमज़ोरी निकल के आती है। जब भी आप एग्ज़ाम देते हो, सफल होते हो, असफल होते हो, दोनों चीज़ें होती है। सफल होते हो तो भी कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहती है जो आपको डुबोती है, तो उसको रिकवर करो। जब आपके पास जिस भर्ती की तैयारी करना चाहते हो वो भर्ती नहीं है। इसके अलावा भर्तियाँ आती रहती है, आप अपने को चेकअप करते रहो, एग्ज़ाम देते रहो। अच्छा, और भाई साहब मतलब गांव की पृष्ठभूमि, एक छोटा सा गांव, उसमें आप मतलब अपने पास इतने अनुभवी शिक्षक भी नहीं मिल पाते हैं। बिल्कुल। और मतलब आपने सबसे बड़ी बात बताऊं भाई साहब की, इतने एग्ज़ाम दे दिए, इतने एग्ज़ाम में सफल हो गए, इतनी अचीवमेंट ले ली, रैंकर बने हमेशा। आप देख लो, सेकंड ग्रेड में सेकंड रैंक पूरे राजस्थान में, फर्स्ट ग्रेड में सेकंड रैंक पूरे राजस्थान में, और जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम मैंने आपको बताए उसमें रैंकर ही है ये। और रेट में भी आपकी रेट 2015 में 15 रैंक आई थी। मतलब एक गांव के प्रश्न अपना, मतलब आपके पास ये मोटिवेशन आया कैसे? आपके पास मतलब ये किस किताब को कैसे पढ़ना है, किस तरह से कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, मतलब ये पता नहीं है विद्यार्थियों को अपने को कौन सी बुक्स पढ़नी है, कैसे तैयारी करनी है। तो आपको मार्गदर्शित करने वाला कौन था, या फिर आप कैसे स्वयं को इस ओर ढाल पाए, किस प्रकार से? देखो दोस्तों, मैंने पहले ही ये समझ लिया कि ये कोचिंग की दुनिया है, ये कमाई का जरिया है, इस पर अपने को नहीं जाना है। कोचिंग तभी करनी चाहिए जब अपने को चीज़ नहीं आती है। जैसे मैथ अपने को नहीं आती है, फिजिक्स अपने को नहीं आती है, तो अपन कोचिंग करेंगे, वो चीज़ सीखनी है। अब बायो यदि आपको खुद को आ रही है, जीके ठीक है, जनरल नॉलेज है, एक बार कोचिंग कर ली, आप समझ गए, फिर तो आपको ये दोबारा ऐसे थोड़ी हर भर्ती आएगी कोचिंग करते रहोगे। कोचिंग एक तरीके से देखो
तो फुल ऑफ टाइम वेस्ट है, कुछ नहीं है उसमें। कोचिंग तभी करो जब आपको अपनी सेल्फ स्टडी में चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तब कोचिंग करो। इसके अलावा कोचिंग जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोचिंग वाले 2 घंटे लेते हैं, 3 घंटे लेते हैं और उसमें पढ़ाते सिर्फ आधा घंटा का है, क्योंकि उनका सिलेबस करवाना है, बाकी कुछ नहीं है। तो आप कोचिंग पे ज़्यादा ध्यान ना दे करके सेल्फ स्टडी पे जितना ध्यान दोगे, बुक्स ज़्यादा जितनी पढ़ोगे उतना ही फ़ायदा है। दूसरी चीज़, कोई भी यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। ऐसा नहीं कि आप गाइडों पे ध्यान दे रहे हो, ये पढ़ ली, ये पढ़ ली, ये पढ़ ली। अच्छा भाई साहब, भर्ती से पहले आप डेली कितने घंटे निकालते थे? लोगों के ये है कोई 10-12 घंटे पढ़ना चाहिए। मैंने तो ऐसे ऐसे देखे हैं जो ये बता रहे हैं कि आपको 14-15 घंटा पढ़ना चाहिए, 17-18 घंटा पढ़ना चाहिए, 12-13 घंटा पढ़ना चाहिए। आपने इतने सफलता हासिल की है, लगभग डेली का रूटीन कितने घंटे है? देखो दोस्तों, मेरा रूटीन पढ़ने का ऐसा है कि मैं 4-5 घंटे मैक्सिमम पढ़ाई की है। लेकिन आप यदि परीक्षा से 2 महीने पहले सोचते हो मैं 15-15 घंटे पढ़ूंगा, तो वो पढ़ाई नहीं है। आप ज़बरदस्ती पढ़ाई कर रहे हो, अपने शरीर से ज़बरदस्ती पढ़ाई करवा रहे हो, माइंड से ज़बरदस्ती बैठाई रख रहे हो। वो मज़े वाली बात नहीं है, न उसमें अच्छी तरीके से दिमाग में चीज़ें बैठ पाती है। यदि आप कंटिन्यू 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे पढ़ लेते हो ना, तो बहुत है। पर कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। जैसे मैं 5 साल लगातार मान लो पढ़ा हूँ 4-4 घंटे, और आप मान लो एग्जाम आने से 3 महीने पहले पढ़ना शुरू करते हो 15-15 घंटे, तो भी मेरे 4 घंटे से आप ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं। सही है, ठीक है ना? सही है। तो आप एक दिन भी वेस्ट ना करके थोड़े ऐसे रूटीन में लाओ, पढ़ना एक आदत बना लो। मतलब कोई वैकेंसी का इंतजार मत करो, कोई वैकेंसी का इंतजार अपने को नहीं, ये अपने को तैयार रखना है खुद को। वैकेंसी अपने आप आएगी, जो अपना काम करना है। लगभग मतलब सब वैकेंसी पता है कि भाई ये राजस्थान का जीके आना है, ये थोड़ी मैथमेटिक्स आना है, ये अपना सब्जेक्ट आना है, तो वो कवर करते रहें। अपनी चीज़ों पे कमांड बनाओ। देखो, एक अपना हर चीज़ में सब्जेक्ट होता ही है। टीचिंग की यदि तैयारी कर रहे हो तो अपना सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होना बहुत बड़ी बात है। मेरिट डिसाइड करता है जीके, और जीके में आजकल तो ऐसा हुआ है दोस्तों, सभी भर्तियों में सारी चीज़ें डाल दी है। देखो, आपको सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आजकल ज़्यादा वेटेज हो गया साइंस का, मैथ का, रीजनिंग का, कंप्यूटर का। ये जनरल साइंस बहुत आने लगी है। अपन तो ऐसे है कि साइंस के बंदे हैं, तो अपने को जनरल साइंस आती है, बाकी लोगों को जनरल साइंस नहीं आती। तो हर चीज़ डाल दी है आज तो सिलेबस में, सब कुछ है, करना तो पड़ेगा। ठीक है ना? और भाई साहब, जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी है, सेकंड ग्रेड है, तो फर्स्ट ग्रेड के लिए आपका एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी बहुत से बच्चों की ये मांग थी कि सेकंड ग्रेड विज्ञान की तैयारी कैसे करें, क्योंकि मान लीजिए मैं मैथमेटिक्स का हूँ, तो उसमें तो केवल मैथ्स ही आती है। सेकंड ग्रेड विज्ञान में तो आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी है, और आपको बायोलॉजी भी पढ़नी है। तो लगभग पहले तो ये था, जो पीछे के विद्यार्थी है, तो वो तो ये था कि उसमें बीएससी में फिजिक्स भी उनके थी, लेकिन अब तो शायद बीएससी में आप फिजिक्स से हट गई है। साइंस वालों की नहीं, साइंस वालों की नहीं रही है, मैथ वाले पढ़ते हैं। मैथ वाले पढ़ते हैं। पहले थी शायद, पहले फिजिक्स कभी नहीं थी। अच्छा, मतलब आपके समय भी नहीं थी? मतलब अपने समय भी नहीं थी। बीएससी में फिजिक्स मैथ वाले पढ़ते हैं, बायो वाले नहीं पढ़ते। अच्छा, ये है क्या? मैं ऐसा याद है कि बाद में हटा था कुछ ऐसा। अच्छा, ये है क्या? तो मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं, फिजिक्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, और मैथमेटिक्स तो पढ़ते हैं। तो आपके जैसे बायोलॉजी पढ़ ली, केमिस्ट्री भी बच्चे लगभग जिनके बायोलॉजी अच्छी है केमिस्ट्री भी लगभग कर लेते हैं, फिजिक्स की उनकी दिक्कत आ रही। मतलब इसमें तो सेकंड ग्रेड विज्ञान में तो आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, आपको बायोलॉजी भी पढ़नी है, आपको फर्स्ट पेपर जिक्र पढ़नी है। तो साइंस का जो पोर्शन है, आप एक एक करके बताइए कि फिजिक्स कैसे पढ़े सेकंड ग्रेड के लिए। देखो बच्चों, देखो साथियों, अपन अब फोकस कर रहा हूँ मैं सिलेबस, और साथ साथ में स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए अपने सेकंड ग्रेड साइंस के लिए। बुक्स भी बता दें। सबसे पहले देखो फिजिक्स, जिसको अपन सबसे टफ मानते हैं सेकंड ग्रेड में। साइंस के बंदे जो तैयारी कर रहे हैं वो सबसे टफ चीज़ मानती है फिजिक्स, जबकि सबसे इजी चीज़ है फिजिक्स। फिजिक्स में आपको थोड़ा सा छोड़ना है, बाकी आप कवर कर लोगे आराम से। ऐसा है, फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ना आपको। 9th 10th राजस्थान बोर्ड की वो किताबें जो एनसीईआरटी नहीं है, एनसीईआरटी वाली नहीं, अभी 2 साल पहले जो बंद हुई है। अच्छा। राजस्थान बोर्ड वाली, अभी एनसीईआरटी वापस शुरू हो गई। पिछले साल 11वीं की शुरू हुई, इस साल 12वीं की शुरू हो गई। एनसीईआरटी नहीं, 2 साल जस्ट पिछले वाली किताब। अब 9th 10th 11th 12th 9th 10th में 3-3 पार्ट हैं, ठीक है। और
जो 11th-12th में फिजिक्स है आपकी 2 किताबें हैं, एक 11th में एक 12th में। अब देखो इसमें कवर कितना करना है। 9th-10th आराम से कार्य ऊर्जा शक्ति है, विद्युत है, नॉर्मल सी चीज़ें है, बल है, ये चीज़ें 9th-10th आराम से समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि साइंस वाले बंदों को दिक्कत यहाँ आ रही है कि सिर्फ 2 साल पढ़ी है। अपन ने 11वीं-12वीं में फिजिक्स पढ़ते हैं, बाकी फिजिक्स पढ़ते हैं मैथ वाले, और दे दी अपने सिलेबस में। तो अब देखो 11वीं-12वीं में अपने को क्या करना है। 11वीं-12वीं आप न तो उदाहरण करने में फंसेंगे। देखो तीनों सब्जेक्टों का वेटेज बराबर है। सेकंड पेपर 150 नंबर का है, उसमें से कुछ चीज़ें जो मान लो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी या फर्स्ट में सेकंड में मेथड, फिजिक्स में विधि है, मेथड है, शायद 20 क्वेश्चन है। बाकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों को बराबर वेटेज दिया गया है। तो देखो 42 के लगभग क्वेश्चन बैठते हैं, 42, 43, 45 फिजिक्स के। इसमें लगभग 7-6 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम्पल, जो उदाहरण निकालने पड़ते हैं, और वो बहुत मुश्किल काम है। मेरा मानना ये है कि आपने जो 9th-10th में फिजिक्स पढ़ी है, जैसे कार्य ऊर्जा शक्ति हो गया, विद्युत हो गया, ओम के रूल्स वगैरह जो भी है, या फिर बल हो गया, बल गति, ये पढ़ी है अपने 9th-10th, वो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो 11वीं-12वीं में, तब उनके भी उदाहरण कर सकते हो आप। बाकी चीज़ों में उदाहरणों में मत फंसो। 5-6 क्वेश्चन ऐसा मान के चलो वो अपन डिलीट ही कर देते हैं, ज़्यादा गहराई में अपन उदाहरण नहीं पढ़ने। बाकी फिजिक्स की जो भी सिलेबस में आता है वो लगभग थ्योरी आती है। आप थ्योरी अच्छे से कवर करो फिजिक्स में। विमा का क्वेश्चन हर बार आता है, कुछ मात्रा का क्वेश्चन आ जाते हैं, मैंने देखा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आराम से करो, बाकी थ्योरी पे कंसंट्रेट ज़्यादा करो, उदाहरणों में मत फंसो। सूत्र तो आने ही चाहिए। देखो फिजिक्स है तो हर चीज़ का सूत्र होता है, फिजिक्स में हर चीज़ का सूत्र है, हर चीज़ की परिभाषा है, हर चीज़ का मात्रक है, तो ये तो आना जरूरी है। नहीं तो नॉर्मल फिजिक्स ही नहीं कर रहे हैं तो फिर होना ही नहीं है। बाकी थ्योरी पे ज़्यादा कंसंट्रेट करो। ये ऐसे एंटन के आप उदाहरण निकालने लग जाओगे तो फिर फिजिक्स नहीं होगी, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है साइंस का, वो नहीं पाता। बेटर ये रहेगा, बिल्कुल नहीं होगा। बेटर ये रहेगा आप थ्योरी पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दो, और इजी एग्जाम्पल जो अपन 9th-10th में पढ़ रहे थे फिजिक्स में, वो आप एग्जाम्पल कर सकते हो आराम से। बाकी सूत्र तो होने ही चाहिए, इतना तो साइंस के है, अपन ने 11वीं-12वीं में पढ़ी भी है, तो सूत्र तो आते ही है, विमा भी आती है अपने को, मात्रक भी आता है, सब कुछ आता है, वो कर लेंगे। फिजिक्स की पढ़ाई इस हिसाब से करो, उसमें से थोड़ा सा 5-7 नंबर आप डिलीट कर दो, बाकी आराम से कवर कर लो। वो डिलीट कर दिया ना तो माइंड न तो डाइवर्जन होगा आपका, और बाकी चीज़ आप आराम से आएंगे कि अगर बिल्कुल उदाहरण निकालना आएगा, वो अपने एग्जाम्पल निकालना आएगा, न्यूमेरिकल अपने इंग्लिश में ना, तो न्यूमेरिकल आएंगे, वो बहुत टफ पड़ जाता है। खास करके अपन ने तो कॉलेज में पढ़ी है, ने मान लो कॉलेज के बाद बीएड कर ली, सिर्फ 2 साल पढ़ के छोड़ दी, मतलब न्यूमेरिकल करना बहुत मुश्किल काम है। अगर मतलब साइंस का कोई विद्यार्थी अगर न्यूमेरिकल में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने लग जाएगा तो बाकी बिल्कुल वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री रह जाएगी और बाकी फिजिक्स रह जाएगी। बिल्कुल कॉस्ट बेनिफिट देख के ही आप फिजिक्स पढ़ोगे। कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है आपको सिर्फ 4 नंबरों के लिए। आप मतलब आधे जो अपन ऐसे मान लेते हैं कि आप थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों को डिवाइड करो ना, तो थ्योरी पढ़ती है आपके 35-37 नंबर की और न्यूमेरिकल पढ़ते हैं 5 से 7 नंबर के, ठीक है ना। तो टाइम लगभग यदि आप न्यूमेरिकल निकालने लग जाओगे दोनों का बराबर पड़ जाएगा। अच्छा। तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आपको कीमत बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ रही है। इससे अच्छा है कि आप कम है, तो इससे अच्छा है वो 5 से अच्छा छोड़ दो, एक आदत फिर भी कर लोगे आप, ठीक है। फिर भी 37 पे या 35-37 पे कवरेज अच्छा रखोगे तो फिजिक्स सबसे बढ़िया होगी। और फिजिक्स में ये होना चाहिए। केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री देखो, केमिस्ट्री अपन ने बीएससी में पढ़ी है, केमिस्ट्री का सिलेबस भी ईजी है और केमिस्ट्री आती भी है। बायोलॉजी वाले बच्चों को केमिस्ट्री ईजी लगती है, केमिस्ट्री बायो। मैथ वाले होते हैं वो फिजिक्स अच्छे से पढ़ लेते हैं, अपन भी पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है सभी के लिए, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चों को आराम से फिजिक्स पढ़ लेते हैं, बाकी तो लगभग बायो में दिक्कत आती है। एक बार केमिस्ट्री पढ़नी है आपको, देखो केमिस्ट्री आप ठीक है नॉर्मल केमिस्ट्री आती है, आप सेकंड ग्रेड तैयारी करियो, फोकस हमेशा 11वीं-12वीं पे ही रखो। हाँ, एक बार मैं बताना चाहता हूँ बीच में, जैसे मैंने अभी एक एग्जाम दिया था तो उसमें केमिस्ट्री थोड़ी पढ़नी पड़ी मुझे, तो मैंने देखा है केमिस्ट्री के ज़्यादातर क्वेश्चन एक तो रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं, दूसरी बात है जो NCERT बुक है 11th-12th की, उससे तो हूबहू क्वेश्चन उठ रहे हैं। जैसे अपन ऑर्गेनिक के देखें या फिर फिजिकल केमिस्ट्री देखें, केमिस्ट्री देखें, मैंने मुकेश ने एग्ज़ाम दिया, हमारे ACF का एग्ज़ाम दिया था, उसमें लगभग मैंने देखा है केमिस्ट्री के तो रिपीट होते हैं। आप क्या बताना चाहेंगे केमिस्ट्री में?
देखो मेरा ये मानना है आरपीएससी के लायक, आरपीएससी क्या है, इस टाइप से एग्ज़ाम करवाती है कि फैक्ट उठाती है, और फैक्ट राजस्थान की जो किताबें हैं ना, मेरा मानना यही है कि सबसे ज़्यादा नॉलेज जो अभी राजस्थान की 2 साल पहले किताब छपी है ना आरपीएससी की तरफ से, एनसीईआरटी नहीं राजस्थान वाली, उससे पहले जस्ट पहले उसमें ही है, बहुत फैक्ट है। मैंने बायो किताबें पढ़ी है, मैंने खुद तैयारी की थी अभी फर्स्ट ईयर की, तब मैंने बायो की किताब वहीं से उठाई है। तो मेरा ये मानना है आप फोकस करो 11वीं 12वीं केमिस्ट्री, 11वीं 12वीं केमिस्ट्री बिल्कुल मत छोड़ो। लोग मतलब यदि कोचिंग वो हो की गया तरफ ना, दौड़ रहे हैं, कुछ ही नहीं करना है कोचिंग में नोट्स निकाल रहे हैं, कोई कह रहा है यहाँ से नोट्स ले ले, यहाँ से नोट्स ले ले। ये मेरा श्योर एक्सपीरियंस है। आप यदि 11वीं 12वीं केमिस्ट्री अच्छे से कर ली, देखो कम पढ़ो, लेकिन पढ़ने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पढ़े में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। हाँ। पढ़े हुए में क्वेश्चन गलत होते हैं तब ये दिक्कत आती है, सिलेक्शन नहीं होता। फिर क्या पढ़े हुए में भी गलत हो रहे हैं, एक तो अपन कम ही पढ़ रहे हैं। मैं नहीं कहता आप फालतू ये गाइड पढ़ो वो पढ़ो, कुछ नहीं करना आपको। मेरा मानना ये है कि 11वीं 12वीं यदि केमिस्ट्री अच्छे से कर ली, सिर्फ और सिर्फ 7-8 टॉपिक आते हैं अपने ग्रेजुएशन के। अच्छा। फिजिकल केमिस्ट्री आते हैं 1-2 टॉपिक है, फिजिकल केमिस्ट्री के ज़्यादा है, ये ऑर्गेनिक के थोड़े कम है, 2-4 है, स्पेक्ट्रोस कुछ भी हो जो भी। वैसे भी ग्रेजुएशन का वेटेज बहुत कम है, सिर्फ 80 नंबर है शायद, 180 80 और 40 80 नंबर है। तो केमिस्ट्री के ग्रेजुएशन के तो सिर्फ आपको किताबों से वही टॉपिक उठाने हैं। आप उन्हें कॉलेज की है, अभी आपके पास कॉलेज वाली किताबें भी पढ़ी होगी, वहाँ से आराम से किताब उठाओ, जितना सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है उतना पढ़ो। बाकी 11वीं 12वीं क्लियर रखो एकदम, 11वीं 12वीं क्लियर है तो लगभग मान लो हो गया। बाकी ग्रेजुएशन के है वो आप ग्रेजुएशन की किताब से पढ़ो, गाइड वाइड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और भाई साहब बायोलॉजी के लिए, और बायोलॉजी के लिए वही सफिशिएंट है, आप 11वीं 12वीं करो। 11वीं 12वीं की किताब तो करनी ही करनी है, तीनों यही है, क्योंकि 120 नंबर का है सेकेंडरी सीनियर लेवल का सिलेबस, 80 नंबर का ग्रेजुएशन है। फिजिक्स तो ग्रेजुएशन में कुछ पढ़ना ही नहीं है अपने को, केमिस्ट्री की सिलेक्टेड टॉपिक है। बायो बहुत ज़्यादा है जो ग्रेजुएशन लेवल की है, वो 180 उसमें के 180। हाँ वो टोटल तीनों है। हाँ तो 180 बायो के टॉपिक ज़्यादा है ग्रेजुएशन में। हाँ तो बायो में देखो आप वही है, देखो तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम कॉलेज की ग्रेजुएशन किताबें अपने पास होनी चाहिए, जो टॉपिक है वो उठाओ। जैसे अभी ऐसा मान के चलो एलगी है, तो एलगी नॉर्मल सी आती है, नॉर्मल मतलब सिर्फ जनरल कैरेक्टर्स आते हैं, रिप्रोडक्शन आता है। ऐसे नहीं आप क्लोरेला को लेके बैठ जाओ और वो पूरा का पूरा करो, क्लेमाइडोमोनास लेके बैठो और पूरा पूरा करो। पर्टिकुलर स्पेसिमेन पूछ ही नहीं रहा है वो सिर्फ नॉर्मल चीज़ें पूछ रहा है, रिप्रोडक्शन पूछ रहा है, जनरल कैरेक्टर्स पूछ रहा है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछ रहा है। तो सिर्फ जितना दे रखा है उतना करो, फोकस करो सीनियर लेवल पे, और बाकी ग्रेजुएशन में सिर्फ टॉपिक पे फोकस करो कि ये टॉपिक चॉइन कर लें। दूसरी चीज़ अपन यदि साथ साथ में तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपने केमिस्ट्री का एक टॉपिक कर लिया, ठीक है, 11वीं 12वीं का कर लिया, एक गाइड ला के रखो वो चेक करने के लिए। एक गाइड चाहिए आप किसी प्रकाशन के लिए आओ जिसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो। तो आप जो ही आपने एक पूरा मतलब एक यूनिट की पूरा एक पैरा जो एक यूनिट का पूरा कर दिया, आप एक बार चेक कर लो आपके कितना समझ में आया, वहाँ पे आप ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन सोल्व करके। तो इस टाइप से आप तैयारी करोगे। बहुत छोटा मैटर बताया, इतने मैटर में श्योर है सिलेक्शन क्या रैंक आएगी अच्छी लेकिन इसमें यदि गलत होता है ना तो वो आपकी कमजोरी है, इसमें गलत नहीं होना चाहिए। यदि थोड़ा बहुत भी गलत होता है सिलेक्शन तो श्योर है, कोई नहीं रोकेगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। बहुत छोटा मैटर है। अपन ज़्यादातर कन्फ्यूजन इसी में रहते हैं, कौन सी गाइड लाए, कौन सा पढ़े, ये पीएमटी वाली पढ़े, जो नीट वाली पढ़े। इतना राजस्थान का लेवल नहीं है। राजस्थान की जो सरकार है आज तक बायोटेक्नोलॉजी को मान्यता सब्जेक्ट के रूप में नहीं दे पाई। वो टेक्नोलॉजी पढ़वाएगी क्या? कुछ नहीं पढ़वानी। राजस्थान सरकार का सीधा सा है, आरपीएससी का जो भी सिलेबस है वो फैक्ट बेस है, बस किताबों में छापा है वही देती है। ये एनसीईआरटी नहीं है, ये केंद्र सरकार का सिलेबस नहीं है जो आपको सोचने पे विश्लेषण करने में मजबूर करती है कि आप विश्लेषणात्मक लिखो, संश्लेषणात्मक लिखो। कुछ नहीं करना, कुछ एनालिसिस नहीं करना होता है। यहाँ फैक्ट किताब में दिया है वही उठाते हैं। तो साइंस टेक के बारे में इतना नहीं है, आप फैक्ट पढ़ो और फैक्ट बहुत अच्छे छाप रखे हैं इसने 11वीं 12वीं में। तो भाई साहब ने बताया है कि किस तरीके से आपको फिजिक्स पढ़नी है, किस तरीके से आपने केमिस्ट्री पढ़नी है, किस तरह से बायोलॉजी पढ़नी है। भाई साहब के 2016 वाली सेकंड ग्रेड है, उसमें सेकंड रैंक आई थी। मैंने इनको काफ़ी बार कहा है कि भाई साहब एक बार बच्चों से ज़रूर आप कनेक्ट होइए, अपने जो दोस्त यार है
अपने जो मित्रगण हैं उनसे ज़रूर कनेक्ट हुए, क्योंकि इन दिनों में जो माया जाल है उसमें बस लोग कोचिंग की तरफ ज़्यादा दौड़ रहे हैं। तो मतलब एक गांव की पृष्ठभूमि में रह करके सेल्फ स्टडी करना, बुक से मतलब हमेशा खेलना, उन्हीं से पढ़ना और उन्हीं से पढ़ कर रैंक ले आना। आपने भाई साहब से सीखा है किस तरीके से आपको फिजिक्स पढ़नी, किस तरह से आपने केमिस्ट्री पढ़नी, किस तरफ से आपको बायोलॉजी पढ़नी है। थोड़ा कुछ और बताना चाहते हैं भाई साहब क्या? यदि आपको फिर भी फिजिक्स समझ में नहीं आई है या फिर केमिस्ट्री समझ में कम आती है तो आप एक बार कोचिंग की मदद जरूर ले लेना ना, वहाँ से आप समझ जाओगे। समझने के बाद सिर्फ फिर वापस सेल्फ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको समझ में नहीं आती बिल्कुल भी तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपको कोचिंग से कर लेनी चाहिए एक बार। ऐसा है कुछ बच्चों ने अच्छी कॉलेज में पढ़ाई की है या फिर 11वीं अच्छी पढ़ी है, उनको समझ में आई हुई है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 4-5 साल पुरानी, अभी पढ़ते ही आई हैं कॉलेज में, आप मान लो 1 साल हुआ होगा तैयारी करते हुए। तो यदि आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती है तो एक बार आप कोचिंग जरूर कर लेना। बाकी मैं कोचिंग कभी रिकमेंड नहीं करता, यदि मैं कोचिंग तभी कहता हूँ जब आपको समझ में नहीं आ रही हो चीज़ें। तो एक बार कोचिंग क्या है, एक टाइप से स्कूल में पढ़ते हैं उसी टाइप से पढ़ा देते हैं, समझ में आ गया फिर अपन सेल्फ कर सकते हैं आराम से। भाई साहब का कहना है कि जैसे कुछ विद्यार्थियों का बेस थोड़ा कमज़ोर होता है, उनके लिए स्पेशली है कि एक बार आप कोचिंग से पढ़ लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बार बार सिर्फ कोचिंग के भरोसे रहे, वहाँ टाइम वेस्ट है बहुत ज़्यादा। तो फिर आपको मतलब एक बार पढ़ने के बाद आपको खुद सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सेल्फ स्टडी पर एक बार समझ लिया बस, फिर आप आराम से पढ़ो अपने आप। तो ये हमारे भाई साहब है परमेश्वर भाई साहब, इन्होंने बताया कि सफलता का राज केवल और केवल कंटिन्यूटी है। बिल्कुल, हमेशा नियमित रूप से इन्होंने पढ़ाई की है, चाहे नियमित रूप से 4 से 5 घंटे पढ़ाई करो, लेकिन इनका मानना है कि आपको नियमित रूप से पढ़ाई करनी चाहिए। मैंने याद है मुझे जब 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम का जो विज्ञप्ति आई थी 2018 वाली, तो उस समय कोचिंग की तरफ नहीं जा सकते थे। तो मैंने भाई साहब से पूछा था, उनके उस समय एग्ज़ाम दिया हुआ था, ये एक दिन ही आए थे एग्ज़ाम की तरफ। तो मैंने पूछा भाई साहब किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, तो उन्होंने जो बुक सजेस्ट की थी कि अभी तो बाहर जा नहीं सकता, कोचिंग करनी भी नहीं चाहिए, इन्होंने यही कहा था। जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी, शायद वही कारण है कि मैंने सेल्फ स्टडी की तरफ जोर दिया और बिना किसी कोचिंग के 2018 की रीट में मेरे 132 मार्क्स आए थे और ये 2nd ग्रेड एग्ज़ाम में 11वीं रैंक आई है। तो भाई साहब ने आज आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया। बहुत सारे विज्ञान के स्टूडेंट थे, साइंस के, वो बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर विज्ञान की कैसे तैयारी की। इसके अलावा जो आपके फर्स्ट पेपर है उसकी तैयारी के लिए भी मैं भाई साहब से कहूँगा कि जस्ट इसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे, तो कि 2nd ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है जीके उसकी तैयारी कैसे करें। इसके अलावा भाई साहब 1st ग्रेड बायोलॉजी की तैयारी भी कैसे की जाए ये भी हमको बताएंगे। तो आज आपने हमको सुना, अपना अमूल्य समय हमको दिया, भाई साहब ने हमको अमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी को, भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद।